बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लेक्चर में हम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं उसकी बेसिक्स को समझेंगे। तो अगर आपने किसी का रिटर्न फाइल करना है तो सबसे पहले लॉग इन ऑन IRIS पोर्टल। IRIS के पोर्टल पर रजिस्टर्ड लॉग इन होना पड़ेगा। उसके लिए आपको CNIC और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं। यहाँ टाइप करेंगे IRIS और ये पहला लिंक। ये सेकंड वर्जन है इसका, पहले FBR ने इसका फर्स्ट वर्जन दिया था 2 साल पहले। ये खुलने में थोड़ा टाइम लेता है बाद औक़ात। ठीक है भाई, यहाँ हम CNIC नंबर डालेंगे और साथ में पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद हमें एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये हमें एक्सेस मिल गया। अगर आप इस पोर्टल को गौर से देखें तो इसमें जो मेन मेन सीधा सीधा बातें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इनबॉक्स दिया हुआ है। इनबॉक्स में वो मैसेजेस आते हैं जो FBR की तरफ से हमें नोटिस मौसूल होते हैं। उन सारी डिटेल्स को हम यहाँ देखेंगे। देन ड्राफ्ट के अंदर सारी वो काम होंगे जो आपने इनकम्प्लीट छोड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करें और सेंड ना करें तो वो ड्राफ्ट ना आ रहा होता है, तो बिल्कुल इस तरह। आउटबॉक्स में वो मैसेजेस आएंगे जो आपने FBR को सेंड किए हैं किसी इनको किसी नोटिस वगैरह के रिप्लाई में। कंप्लीटेड टास्क में वो चीज़ें शो हो रही होंगी जो काम आपने कर लिया, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो वो नीचे दिखा रहा होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो टू रजिस्टर फाइलिंग। सो डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के लिए। देन रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे जाएंगे, नंबर 2। और यहाँ से हम नॉर्मल रिटर्न को सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मल रिटर्न किसके लिए है? ये इंडिविजुअल, AOP और कॉर्पोरेशन, तीनों के लिए यही इस्तेमाल होता है। हमें टैक्स ईयर 2024 का फाइल करना है तो 2024 यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और ये पीरियड नीचे आ रहा है 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024। ये टैक्स ईयर है 2024 का। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें सारी डिटेल डालनी है। अब आप गौर से देखिए, हमने पढ़ा था 5 तरह की इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये 5 चीजें पढ़ी थी। यही 5 चीजें आपको नजर आ रही हैं। सैलरी, सैलरी में जो भी आपने सैलरी कमाई वो आ रही होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कोई अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। अगर बिजनेस से कुछ कमा रहे हैं तो उसकी डिटेल। कैपिटल गेन कोई शेयर सेल करके या घर वगैरह सेल करके आपने कुछ अर्न किया है तो वो यहाँ आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, गाड़ी सेल करेंगे, पर्सनल गाड़ी, और प्रॉफिट आएगा तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्सनल एसेट्स की सेल के प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं होता है। नेक्स्ट, अदर सोर्सेज, जो इन 4 में कहीं नहीं आता वो अदर सोर्स में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैलरी को टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक डेटा मिला हुआ है, ये इनका इनकी सैलरी है साल की 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये टोटल सैलरी है। हमने आपको क्लास में क्या बताया था कि अकोमोडेशन मिली हुई है, अलाउंसेस मिले हुए हैं, बेसिक सैलरी है, बोनसेस हैं, उन सब का टोटल निकालते थे। तो यहाँ हमने डायरेक्ट टोटल यूज करना है। तो 12 लाख उनकी सैलरी है। ठीक है, ऑलरेडी इनकी सैलरी पे 15,000 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट ने काट दिया है, जो उनकी कंपनी ने काट के जमा भी करवा दिया है। ठीक है, ये 15,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? तो हम ये अगर FBR इस पे जाएंगे, टैक्स कार्ड ICMA के जो हम क्लास में देखते हुए आए हैं, ये देखिए भाई, ये 2023-24 का मैंने निकाला है क्योंकि हम 2024 का रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना। हमने क्लास में पढ़ा है वो 24-25 वाला है। ठीक है, अब इनकी इनकम कितनी है? 12 लाख तक है ना, पूरी 12 लाख है। तो 12 लाख तक क्या रूल चल रहा है? 2.5% टैक्स लगेगा 6 लाख से ऊपर की आमदनी पे। तो इनकी 6 लाख से ऊपर की आमदनी कितनी बनती है? पूरी 6 लाख बनती है क्योंकि 12 लाख इन्होंने कमाए। तो 6 लाख पे 25% हमने ये रेट निकाल के रखा था। तो ये 15,000 इनकी कंपनी ने पहले ही टैक्स काट लिया है। ठीक है,
अगर आप किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना, तो उससे आप कहेंगे कि भाई ये वाली चीजें आप मुझे प्रोवाइड कर दो। क्या है? नंबर 1, विद होल्डिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, कि आपकी कंपनी ने जो आपका टैक्स काटा है उसकी सर्टिफिकेट हमें दे दो। उसमें से आप ये फिगर निकाल देंगे, ये 12 लाख की फिगर और 15,000 की फिगर मैंने वहीं से निकाली है। नंबर 2, अगर आपकी मोबाइल कंपनी यानी कि आप कोई सिम यूज कर रहे हैं, तो उस सिम की वेबसाइट पे जाके आप उसका भी टैक्स रिटर्न निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो कार्ड वगैरह लोड करवाते हैं, उस पर जो टैक्स कटता है वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं एफबीआर से। ठीक है ना? तो ये एक बेनिफिट की चीज़ है। नेक्स्ट, अगर आपके बैंक से विड्रॉ करवाने पे कोई टैक्स कटा है पैसा निकलवाने पे, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है? या कोई और विदहोल्डिंग टैक्स अगर आपका कटा है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ देनी चाहिए। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपके ऊपर 236K का एक टैक्स लगता है। वो टैक्स जो आपने पे किया है वो यहाँ एफबीआर को बता दें, ताकि आपका रिफंड क्रिएट हो सके। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो आपके ऊपर 236C का टैक्स चार्ज होता है। ठीक है? फाइलर हैं तो आपके ऊपर 3% टैक्स कटेगा, और नॉन फाइलर हैं तो 10% कटेगा। तो अगर वो इस तरह का कोई टैक्स कटा है, तो वो भी आप ना यहाँ से एडजस्टमेंट ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट पहले से होने चाहिए आपके पास। ठीक है? ठीक है, अब हम सबसे पहले इनकी सैलरी टाइप करते हैं, 12 लाख। 12 लाख जैसे ही हमने टाइप किया है, तो जिस तरह हम हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, तो यहाँ पोर्टल पे आपने हर काम करने के बाद कैलकुलेट का बटन दबाना है। ठीक है ना? ये देखिए, ये क्या है? ये पहला कॉलम जो हमने न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पढ़ा है। दूसरा, अगर कोई एग्जेम्प्ट अमाउंट है तो यहाँ आ जाएगी। एग्जेम्प्ट कुछ नहीं है इनकी सैलरी से। और आखिर में सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये वो टैक्सेबल में आ गया 12 लाख रुपए। ठीक है? अब आपने ये कर लिया, सैलरी वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अगर कोई इनका एग्जेम्पशन है, मिसाल के तौर पर मेडिकल अलाउंस है, तो उस मेडिकल अलाउंस की अमाउंट को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये सैलरी वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक मरतबा ना टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे क्लिक करें, और सबसे लास्ट में कंप्यूटेशन पे जाइए। ये वो पेज है जहां से आपको पता चल जाएगा कि इनका टैक्स कितना बन रहा है। देखिए कितना बन रहा है, नॉर्मल टैक्स 15,000 रुपये। सही है? तो इनकी कंपनी ने भी 15,000 ही काटा है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक, ये हमने चेक कर लिया इनका कितना टैक्स कटा है। नेक्स्ट आ जाइए, इनकी कंपनी ने जो इनका टैक्स काटा है वो हमने कहाँ शो करना है? वो टैक्स चार्जेबल और टैक्स पेमेंट्स में हमने जाना है एडजस्टेबल टैक्स के अंदर। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आपको सैलरी ऑफ एम्प्लॉय नजर आ रहा होगा, ये रहा। रिसीव वैल्यू, कितनी सैलरी इनको मिली है? 12 लाख। यहाँ हम 12 लाख लिख देंगे। और टैक्स कितना कलेक्ट हुआ इस पे? 15,000 रुपये, जो डिपॉजिट भी करवा दिया गवर्नमेंट के पास। ठीक है? इसको मैं अभी लिखता नहीं हूँ, एक चीज़ आपको बता देता हूँ पहले। दोबारा कंप्यूटेशन पे जाइए। ठीक है, कंप्यूटेशन पे जाके देखें ये क्या शो कर रहा है कि इनके ऊपर नॉर्मल टैक्स कितना बन रहा है। ये रहा, नॉर्मल इनकम टैक्स कितना बन रहा है? 15,000 रुपये। और सबसे लास्ट में जाइए, आपको एडमिटेड टैक्स में नजर आ रहा है 15,000, कि इनको 15,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने हैं। और अगर आपने पे करना है तो जस्ट इस पे क्लिक करें। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी सैलरी तो होगी नहीं, तो उसको यहाँ क्लिक करना है और एक वाउचर बन जाएगा। वो वाउचर उसने किसी बैंक में ऑनलाइन जाके ऑनलाइन पे करना है कि मोबाइल के जरिए, या किसी बैंक में जाके पे करना है। तो यहाँ से वो टैक्स पे हो जाएगा। लेकिन इनकी तो सैलरी थी और इनका टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड था। तो अब आप देखें, ये एडमिटेड में 15,000 नजर आ रहे हैं। अब देखिएगा क्या होगा। अब मैं एडजस्टेबल में जाके ये लिख दूंगा कि इनके पास से कितना टैक्स ऑलरेडी खुद ही इनकी कंपनी ने काट दिया है। तो 12 लाख इनकी सैलरी थी, और इनका ऑलरेडी टैक्स कट गया है 15,000। और आप कैलकुलेट पे क्लिक कर दें। ये देखिए भाई, अब होगा एक जादू। कंप्यूटेशन पे दोबारा जाएं, और आप देखें नीचे, ये देखिए एडमिटेड में अब कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब अब इनके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, इन्होंने ये पे कर दी। ठीक है? और देखिए ये विदहोल्डिंग इनकम टैक्स में आ रहा है कि ये ऑलरेडी विदहोल्ड हो गया। विदहोल्ड टैक्स का मतलब होता है जो ऑलरेडी कट चुका हो एट सोर्स, यानी सैलरी मिलते वक्त ही कट चुका है ये वाला टैक्स। अच्छा, इसके अलावा इनके साथ इन्होंने और क्या इनकम कमाई है? प्रॉफिट फ्रॉम एचबीएल। एचबीएल में इनका अकाउंट था जिससे इन्होंने 60,000 रुपये कमाए हैं। और उसके ऊपर, अच्छा अब ये तीन बातें मैंने क्लास में भी आपको बताई थी कि तीन चीज़ों के ऊपर ना
एफबीआर जो टैक्स काटता है वो दो तरह का होता है ना, टैक्स की दो दुनिया बताई थी। एक था एनटीआर यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम, ठीक है, नॉर्मल टैक्स रिजीम, और दूसरी कहलाती है एफटीआर। एफटीआर की फुल फॉर्म है फिक्स्ड टैक्स रिजीम। दो तरह के टैक्स, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रिजीम का मतलब होता है जिसपे ये नॉर्मल टैक्स लगेगा, ये वाला रेट, ठीक है। मिसाल के तौर पे सैलरी से कमाए 12 लाख, रेंटल प्रॉपर्टी से कमाए 4 लाख, तो 16 लाख हो गए इनकी इनकम। तो 16 लाख को आप यहाँ टेबल में ढूंढेंगे और यही एफबीआर का पोर्टल भी उनको टैक्स दिखा रहा होगा। लेकिन एफटीआर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बैंक प्रॉफिट, प्राइस बॉन्ड, और तीसरा बैंक प्रॉफिट, प्राइस बॉन्ड और डिविडेंड, इन तीन चीजों के ऊपर ना फिक्स टैक्स कटता है। उसको वो है 15% इस वक्त, चाहे आप जितना भी कमा लें 15% कटेगा। उसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। तो बैंक प्रॉफिट, प्राइस बॉन्ड और डिविडेंड पे हमेशा फिक्स टैक्स कटता है, इसीलिए इसको एफटीआर की दुनिया कहते हैं, यानी फिक्स टैक्स की दुनिया। बाकी सब क्या है, चाहे वो सैलरी कमा रहा है, चाहे वो रेंट कमा रहा है प्रॉपर्टी से, या वो बिजनेस से कुछ कमा रहा है, उन सब के ऊपर नॉर्मल टैक्स लगता है। नॉर्मल टैक्स का मतलब यही है, ये टेबल वाला टैक्स। सैलरीड है तो ये वाले टेबल लगेंगे, और नॉन सैलरीड है तो ये नीचे वाला टेबल लगेगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ दोबारा आ जाइए, तो ये बैंक प्रॉफिट था। तो बैंक प्रॉफिट के ऊपर इनका 15% फिक्स टैक्स कटा है। 60,000 का बैंक प्रॉफिट, 15% उनका फिक्स टैक्स कटा है। इसी तरह प्राइस बॉन्ड उनका एक खुला था, 1,20,000 का प्राइस बॉन्ड, और उसके ऊपर 18,000 रुपये का फिक्स टैक्स कटा है, 15%, ठीक है, ये पर शो हो रहा है। तो इन्होंने दो तरीके से अदर सोर्स से भी कमाया है। अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर। अदर सोर्स पे क्लिक करेंगे, रिसीप्ट एंड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे, और अदर सोर्स से इन्होंने कितना कमाया, 1,80,000 टोटल, ठीक है, 1,20,000 प्राइस बॉन्ड और 60,000 रुपये बैंक प्रॉफिट के। तो यहाँ हम इसको कहाँ लिखेंगे, अदर रिसीप्ट में डायरेक्टली लिख देंगे। कितने हो रहे हैं ये, 1,80,000 रुपये, और इसको हम ना बीच वाले कॉलम में लिखेंगे। बीच वाले कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह इसलिए नहीं कि ये एग्जाम्प्ट है, ये हम बीच वाले कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स है, इसके ऊपर फिक्स टैक्स लगेगा। कितने परसेंट, 15%। इसीलिए नॉर्मल में नहीं जाने देंगे हम। ये देखिए भाई, अब ये नॉर्मल वाले कॉलम को कुछ नहीं करेगा, वहां नहीं जा रहा कुछ, इसके ऊपर अलग से टैक्स लगेगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम तो हमने यहाँ शो कर दी। अब इसका टैक्स जो कटा है वो हम कहाँ शो करेंगे, तो टैक्स चार्जेबल में जाएंगे, और ये फिक्स टैक्स था ना, तो फिक्स टैक्स के लिए आप एडजस्टेबल में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे फिक्स एंड फाइनल में। देखें लिखा हुआ है फिक्स्ड। इसमें आप आइए, यहाँ आपको वो नजर आ रहा होगा, प्राइस बॉन्ड। तो यहाँ सर्च कर लेता हूँ डायरेक्टली, प्राइस बॉन्ड, ये रहा भाई। प्राइस बॉन्ड रिसीव वैल्यू, कितने रुपए का प्राइस बॉन्ड खुला, 1,20,000 का प्राइस बॉन्ड खुला था, और 18,000 रुपये उस पर टैक्स कटा था। तो 18,000 हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर हम कैलकुलेट का बटन दबा देते हैं, तो ये खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा। बोला प्राइस बॉन्ड पे 18,000 ही टैक्स बनता था, यानी वो 15%, सिस्टम भी वही कैलकुलेट करेगा ना जो हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हुआ है। दूसरा, हमें बैंक प्रॉफिट मिला है, तो बैंक प्रॉफिट को प्रॉफिट ऑन डेट कहा जाता है। तो प्रॉफिट ऑन डेट को मैं आज सर्च करूंगा, ये देखें नजर आ रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट, ये रहा। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। 5 मिलियन से अगर किसी ने 50 लाख से कम कमाया बैंक प्रॉफिट, तो वो 15% फिक्स टैक्स कटेगा। लेकिन अगर कोई 50 लाख से ज्यादा कमा ले बैंक प्रॉफिट में, तो उसको फिर वो एनटीआर में ले लेता है। यानी मिसाल के तौर पर सैलरी से कमाए 60 लाख और बैंक प्रॉफिट से कमाए 55 लाख, तो वो 1,05,00,000 के ऊपर टैक्स दे रहा होगा, नॉर्मल टैक्स वाले, यानी वो आईसीएमए के टेबल में देख के आप लगा रहे होंगे रेट, ठीक है। अब आप इन्होंने कितना टैक्स बैंक प्रॉफिट कमाया है, इसको आप डायरेक्ट टाइप भी नहीं कर सकते। यहाँ आपने ना प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर देना है। जैसे इनका अकाउंट नंबर है PKHBL, मैं यहाँ पे फेक नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, नीचे आइए, कंटेंट में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अकाउंट, कौन सा अकाउंट है या बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, वो डिटेल डालनी है। तो यहाँ मैं अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद करंट अकाउंट है, सेविंग है, ये बताना है, और बैंक का नाम बताना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट है,
और HBL के अंदर है, ब्रांच का नाम लिख देते हैं कोरंगी, और सबमिट। अब आप यहाँ पे ये चीज़ अब खुल गई है। अब चाहें तो यहाँ पे 60,000 रुपये अमाउंट लिख सकते हैं, रिसीव वैल्यू, और टैक्स कलेक्ट कितना हुआ इनका, 9,000 रुपये। देन कैलकुलेट का बटन दबा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई और बैंक अकाउंट है तो प्लस करके एक और बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इनकी इनकम वाली साइड कंप्लीट कर ली। अब हम आते हैं कंप्यूटेशन पे, कैलकुलेट का बटन दबा देंगे और सबसे नीचे जाके देख लें एक मर्तबा कि कहीं एडमिटेड में कोई अमाउंट तो नहीं शो हो रही है। अगर यहाँ कोई अमाउंट शो हो रही होगी तो आपका रिटर्न जमा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप ऊपर आइए, देखें अब तक इनका 42,000 का टोटल टैक्स कटा है, ये हमें शो कर रहा है। और ये देखें हमारा सिस्टम भी यही बता रहा है, क्योंकि 15,000 सैलरी पे कटे, 18,000 प्राइस बॉन्ड पे और 9,000 बैंक प्रॉफिट पे। और इन्होंने टोटल इनकम कितनी कमाई, ये टॉप पे लिखा हुआ है कंप्यूटेशन वाले कॉलम में। टैक्सेबल इनकम इनकी 12 लाख है, ये नॉर्मल टैक्स वाली है। और इसके अलावा फिक्स टैक्स वाली इनकम इनकी, फिक्स टैक्स वाली इनकम पे इन्होंने 27,000 का टैक्स पे किया। ये देखें ये दोनों का टोटल 27,000 बन रहा है। ठीक है, और 1,80,000 अदर सोर्स वाली इनकम है। ठीक, अब आ जाइए नीचे वेल्थ स्टेटमेंट पर। सेक्शन 116 के तहत वेल्थ स्टेटमेंट भरी जाती है। इसमें आपने सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस लिखने हैं। एक्सपेंसेस के ये जो हेड है ना, आपने यही हमेशा यूज करने हैं, कोई नया नहीं कर सकते, ये FBR के बिल्ट इन है। जैसे रेंट कितना दिया, टैक्सेस कितने पे किए पूरे साल में, गाड़ी की मेंटेनेंस पे कितना दिया, ट्रैवलिंग पे कितना खर्च हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, कोई एसेट इंश्योरेंस करवाया बाइक वगैरह तो उसका क्या एक्सपेंस हुआ, मेडिकल पे कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन बच्चों की, किसी क्लब के मेंबर हैं, फंक्शंस गैदरिंग में कितना खर्चा किया, डोनेशन ज़कात वगैरह आपने कितनी दी, या लाइफ इंश्योरेंस कितना पे किया, वो यहाँ लिखना है। अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में राशन वगैरह आपका कितना खर्च हुआ वो लिखना है। और आखिर में अगर किसी और फैमिली मेंबर ने आपकी मदद की है, यानी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो वो शो करें यहाँ पे। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि फिल ना करें तो बेहतर है, आखिरी वाले कॉलम को। अब हम इनके एक्सपेंसेस लिख देते हैं। रेंट इनका 1,20,000 है, सबसे पहले रेंट पे जाके लिख लेते हैं रेंट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने टैक्सेस कितने पे किए, ये डिटेल हमें टोटल मिल रही है 42,000, यहाँ से हमने ले लिया। गाड़ी की मेंटेनेंस पे कितना खर्चा हुआ, गाड़ी इनके पास नहीं है, ट्रैवलिंग ले लेता हूँ इसकी जगह में। ट्रैवलिंग पे फॉर एग्जांपल 40,000, 30,000 खर्च हुए पूरे साल में, ये ईयरली होता है। 30,000 ट्रैवलिंग हो गया। देन ये तो ऊपर लिख दिया मैंने। इलेक्ट्रिसिटी पे टोटल हम इनसे कहेंगे कि बिजली के बिलों का टोटल करके दो, ये एग्जैक्ट हो तो बेहतर है। फिर वाटर पे 3,000 रुपये और गैस पे 23,000 रुपये। टेलीफोन पे कोई खर्चा मैंने यहाँ पे शो नहीं किया, अभी फिलहाल नहीं लिखते। देन एजुकेशन पे बच्चों की, एजुकेशन बच्चों की नहीं है। मेडिकल है 1,00,000 रुपये फॉर एग्जांपल, तो मेडिकल लिख लेता हूँ 1,00,000 रुपये। देन फंक्शंस गैदरिंग का कोई खर्चा नहीं दिया हुआ। ज़कात का दिया हुआ है 34,000। और राशन वगैरह का 4,00,000 रुपए। कुर्बानी वगैरह भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, ये टोटल हो गया। सबसे टॉप पे टोटल नजर आ रहा होगा 8,22,000। ठीक है, ये 22 कोई अमाउंट भूल गया हूँ मैं भाई, कोई एक नहीं लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है। ठीक है भाई, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो ज़्यादा। 8,22,000 आ रहा है ना, तो उसको मैं किसी अमाउंट को इससे कम कर देता हूँ, 40,000 से कम कर देता हूँ। तो इसको मेडिकल को मैं 60,000 कर देता हूँ यहाँ पे, वहाँ वही रहेगा। ठीक है, ठीक, कैलकुलेट का बटन दबा देंगे, ये प्रेस नहीं हो रहा फिलहाल। ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कर लिया। अब एक मर्तबा पर्सनल एसेट्स पे आना है। पर्सनल एसेट्स, इनके पास कोई एसेट्स हैं तो वो शो करने हैं, क्योंकि ये पहली बार फाइलर बनना है, ये एसेट्स का कॉलम खाली है। लेकिन अगर आप किसी का पिछले साल का रिटर्न भरा हुआ था और इस साल का आप भर रहे हैं,
या अपना नेक्स्ट ईयर का भर रहे हैं, तो ये पिछले साल वाली अमाउंट्स खुद ब खुद उठा रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इनके पास है तो वो लिखेंगे। नंबर 2 ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस की है तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई एड्रेस इनका घर है, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 71 और कोरंगी कराची। नेक्स्ट ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल लिखेंगे। नंबर 2 में हाउस है या फ्लैट है, हाउस है, हाउस लिखेंगे। कितने स्क्वायर यार्ड का है वो साइज, और आखिर में सिटी। सबसे पहले रेजिडेंशियल। ठीक है, इसके अलावा क्या था, नंबर 2 हाउस या फ्लैट, हाउस है और कितने स्क्वायर फीट का है, स्क्वायर 80 स्क्वायर यार्ड का है। नेक्स्ट कहाँ है, कराची के अंदर है, कराची लिख देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आप घर की वो प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे जो परचेज के टाइम थी। फॉर एग्जांपल इन्होंने ये वाला घर लिया था 16 लाख रुपए का। देन बिजनेस कैपिटल, क्योंकि इनकी कोई सैलरी है, बिजनेस कैपिटल तो हो नहीं सकता वरना ये लिखते हैं हम। इक्विपमेंट इनके पास कितने रुपए के हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट इनके घर में लगे हुए हैं एसी फ्रिज वगैरह मिला के 1 लाख रुपए के। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के इक्विपमेंट लिख देते हैं। देन एनिमल, अगर कोई जानवर वगैरह इनके पास है तो वो लिख देंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस वगैरह, तो यहाँ बैंक अकाउंट आपने लिखने हैं, या कोई बॉन्ड इनके पास हैं, कोई सर्टिफिकेट हैं, डिबेंचर्स हैं, उसकी डिटेल देनी है। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका बैंक अकाउंट नंबर जिससे इनका प्रॉफिट भी आ रहा था, जैसे PK HBL कोई भी नंबर डाल दूंगा। फिर यहाँ अकाउंट है और वो सेविंग अकाउंट है, यस सेविंग अकाउंट है, किस बैंक में है, HBL में है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और बैंक अकाउंट में जितना बैंक में 30 जून को जो बैलेंस पड़ा हुआ है, या आप उनसे बैंक स्टेटमेंट लेंगे और वो वाली रकम यहाँ डाल देंगे। जैसे यहाँ 3,40,000 बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है। अगर कोई और बैंक अकाउंट है तो यहाँ प्लस करके एक और अकाउंट डाल देंगे। ठीक है, पहले मैं इसको कैलकुलेट करके सेव कर दूँ, और हाथ के हाथ सेव भी कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कराची है, लाइटें भी चली जाती हैं। तो मैं ऊपर सेव कर देता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया सेव। ठीक है भाई। अ, अगर इन्होंने किसी को कर्जा वगैरह दिया है तो यहाँ डिटेल डालेंगे। तो अगर किसी बंदे को कर्जा दिया है तो उसका CNIC नंबर डालो और वो रकम बता दो कि किस तारीख को मैंने इसको दिया था और किस सूरत में दिया था, बंदे का नाम वगैरह। ठीक है, उस बंदे का NIC नंबर भी देना है और उसका नाम और डिटेल भी थोड़ी सी बतानी है कि मैंने क्यों दिया है इसको उधार। लेकिन लोग इसको अवॉइड करते हैं ना, बिला वजह कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े। अगर कोई गाड़ी इनके पास है तो वो गाड़ी की डिटेल आ जाएगी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, और नीचे कंटेंट में फिर आप लिख देंगे प्राइवेट है या कमर्शियल है। प्राइवेट है गाड़ी, मेक किस कंपनी ने बनाई, कोरोला है, मॉडल नंबर क्या है, इंजन कैपेसिटी क्या है, सबमिट करके फिर आप इसमें अमाउंट डाल देंगे। फिर ये फिगर, ये हेड फिर खुलेगा, अभी बंद है। अगर इनका स्टॉक मार्केट में अकाउंट है तो आप यहीं पे शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम में जितने बैंक अकाउंट है वो यहीं शो होते हैं। देन प्रीशियस पोजीशन, कोई सोना चांदी इनके पास है तो हाँ इनके पास सोना चांदी है, गोल्ड है। और गोल्ड कितना है ये आपने ग्राम में लिखना होता है। तो इनके पास गोल्ड है 5 तोला, जो उन्होंने 5 लाख का लिया था। ये परचेज प्राइस है, उस वक्त का लिया हुआ है जब 1 लाख रुपए तोला था सोना। और ये कितना बनता है, 58.3 ग्राम बनता है। क्योंकि 11.66 ग्राम इजिकल्स टू 1 तोला, तो 5 तोला हो गए 58.3 ग्राम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 58.3 ग्राम। और अमाउंट इसकी है 5 लाख, यहाँ लिख देते हैं 5 लाख। देन कैलकुलेट का बटन दबा देते हैं। अच्छा, इनके पास चांदी भी है 10 तोला, तो प्लस करके एक और हेड क्लियर करवाते हैं, सिल्वर। और ये कितना तोला बनता है, कितने ग्राम बनता है, 116.6 ग्राम। सबमिट पे क्लिक करेंगे और अमाउंट आ जाएगी 20,000। देन हाउस होल्ड इफेक्ट, कोई और घर की चीज़ें वगैरह लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। पर्सनल आइटम इनके पास अगर कोई है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पर्सनल आइटम्स। फॉर एग्जांपल इनके पास लैपटॉप और मोबाइल वगैरह 1.5 लाख रुपए के हैं। ठीक है, तो वो 1.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल आइटम में। कैश कितना पड़ा हुआ है इनके घर पे, तो हमने उनसे पूछ लिया होगा तो हम लिख लेंगे 5 लाख। याद रखिए ये हम उस बंदे का रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो पहली बार फाइल कर रहा है, लेकिन अगर कोई पुराना है तो उसका डेटा आ रहा होगा, आपने सिर्फ चेंजेस लाने हैं। कोई नया सोना लिया तो ऐड कर दें, कुछ कैश इजाफा करना है तो वो कर दें। ठीक है,
तो एनी अदर एसेट, कोई इनके पास और एसेट है, या एसेट इन अदर्स नेम, जैसे वाइफ के नाम पे कोई एसेट है, यानी सोना वगैरह वाइफ को दिया हुआ, तो यहाँ डिटेल डाल दें, वाइफ हैज गोल्ड ऑफ 3 ग्राम, और जितना भी डिटेल है वो डाल दें। तो वैसे एक मशवरे की बात है कि जब आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, तो थोड़े से एसेट्स बढ़ा के लिखें, ताकि आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो आपके पास जस्टिफिकेशन हो ना। नाउ अगेन कैलकुलेट का बटन दबा देते हैं, कैलकुलेट का बटन। ठीक है, टोटल एसेट्स इनके हो गए 17 लाख। अच्छा, ये फिगर बड़ी दिखती है मुझे। 16 लाख का घर है ना। 32 लाख 10 हजार रुपए के इनके घर हैं, सॉरी टोटल एसेट्स हैं 32 लाख 10 हजार रुपए। ठीक है भाई, ये आ रहा है नेट एसेट्स करंट ईयर, 32 लाख 10 हजार के। अच्छा, इन्होंने अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या कोई कर्जा किसी से लिया हुआ है, तो यहाँ शो करेंगे प्लस। जैसे मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट कार्ड नंबर, और यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, जैसे एचबीएल से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ वो अमाउंट आ जाएगी जो 30 जून को इनके ऊपर बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। फॉर एग्जांपल 1 लाख का कर्जा इनके ऊपर है, तो यहाँ हम कैलकुलेट का बटन दबाएंगे ना, तो इनके एसेट्स 32 लाख के बजाय 31 लाख हो जाएंगे, है ना। अब इनके ऊपर तो कोई कर्जा नहीं है, लिहाजा इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं, और कैलकुलेट का बटन दबा देते हैं। देखें, ये अब डिलीट होगी लाइबिलिटी। समझ आ गया भाई एसेट्स कैसे सेट करने हैं। अब आ जाइए आखिरी कॉलम पे जो लिखा हुआ है रिकंसीलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने नेट एसेट्स करंट ईयर, ये फिगर इसने कहाँ से उठाई है, ये पीछे वाले एसेट्स के कॉलम का टोटल उठाया है जो आपने इस साल के एसेट्स बताए हैं। ठीक है, ये एडिटेबल यहाँ से तो है, लेकिन यहाँ रिकंसिलेशन में ये एडिटेबल नहीं है। नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर कितने इनके पास एसेट थे, ये बात हमें नहीं पता, लेकिन जब आप किसी का ऐसे बंदे का रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसने लास्ट ईयर भी फाइल किया था, तो उसका यहाँ शो हो रहा होगा एसेट्स प्रीवियस ईयर का। तो बराए मेहरबानी उसको मत छेड़िएगा, उसको वही रहने दीजिएगा, वरना एफबीआई के पास फ्लैग जनरेट हो जाएगा कि इसने जो है ना बहुत मेजर चेंजेस किए हैं या कोई बेईमानी की है। ठीक है, उसको वही रहने दीजिएगा जो हो। अच्छा, अब आप 32 लाख 10 हजार, ये कह रहा है कि इस साल इनके एसेट में इंक्रीज हुआ 32 लाख, क्योंकि प्रीवियस जीरो दिया हुआ ना। अगर मैं प्रीवियस फॉर एग्जांपल लिख दूं 30 लाख, तो देखिए इस साल कितना इजाफा दिखाएगा, 2 लाख 10 हजार। लेकिन अभी मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, ये आपको बाद में सिखाता हूँ। कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आ जाइए इनफ्लोज। इन्होंने इनकम कितनी कमाई, इन्होंने इनकम 3 तरीके से कमाई ना। उसमें एक थी सैलरी 12 लाख, तो वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 12 लाख पे नॉर्मल टैक्स था ना, एनटीआर के तहत था, नॉर्मल टैक्स की दुनिया। तो लिहाजा ये आ जाएगा 12 लाख नॉर्मल टैक्स में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जैसे हमने पढ़ा था कि कोई एग्रीकल्चर इनकम है या मेडिकल अलाउंस है, तो इनका तो कुछ नहीं था एग्जेम्प्ट, लिहाजा यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तीसरा क्या लिखा हुआ है, इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीव्ड दैट इज सब्जेक्ट टू फाइनल एंड फिक्स टैक्स। तो फिक्स टैक्स वाले हमने पढ़ा था ना, 3 चीजों पे फिक्स टैक्स होता है। कौन कौन से थे, बैंक प्रॉफिट, यस, डिविडेंड और प्राइस बॉन्ड। तो इनके पास ऐसी 2 इनकम्स हैं, और उनका टोटल कितना बन रहा था, 1,80,000। तो यहाँ 1,80,000 इधर आ जाएगा फिक्स एंड फाइनल के अंदर। और अब कैलकुलेट का बटन दबाइए, ये देखें ये क्या शो कर रहा है, टोटल इनकम इनकी कितनी हो गई, 13,80,000। देखें ये हमारे पास भी यही शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह का रफ वर्क आप पहले से करके रखिए करें। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली शो कर रहा है आउटफ्लो के नाम से, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीछे वाले इस हेड्स का टोटल आ रहा है। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हमने टाइप किए थे ना, यहाँ से तो एडिट हो सकता है, लेकिन वहां से आप नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी रिश्तेदार ने आपको गिफ्ट, सॉरी ब्लड रिलेटिव ने किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, तो वह आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सॉरी अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है, सॉरी सॉरी आपने किसी को गिफ्ट दिया है, तो वो यहाँ लिख सकते हैं किसी ब्लड रिलेटिव को, या कोई विरासत आपने बांटी है तो यहाँ लिख सकते हैं। और नीचे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, अगर आपने कोई गिफ्ट किसी से लिया है, तो वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इनको 10 लाख का गिफ्ट मिला, ये देखिए भाई एसेट इनके बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये आउटफ्लो है, सॉरी सॉरी ये आउटफ्लो वाले कॉलम में हमें, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया तो यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, अभी तो उन्होंने नहीं दिया। अगर इन्होंने किसी से गिफ्ट लिया है, पहले ठीक बोल रहा था इसका मतलब, अगर इनको 10 लाख की प्रॉपर्टी, अगर 10 लाख किसी ने गिफ्ट दिया है कैश, और वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, तो वो आपको पता है ऑनलाइन ट्रांसफर अगर हो कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए भाई, इनकी इनकम बढ़ गई, 23 लाख हो गई, 10 लाख इन गिफ्ट से आ गए। ठीक है, और अगर रेमिटेंस किसी ने दिया है, कोई रिश्तेदार बाहर से पैसे भिजवा रहा है, तो वो रेमिटेंस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसको आप इनकम नहीं कहते, ये एक अलग से चीज़ें हैं, लिहाजा इसको आप इनकम वाले कॉलम में नहीं लेते ना। ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, ना बिजनेस है, ना अदर सोर्स है, और ना ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। ठीक है, तो ये यहाँ फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आउटफ्लो वाले कॉलम में। अच्छा भाई, अब दोबारा जरा इधर आ जाइए। इनके टोटल एसेट्स कितने बन रहे हैं करंट ईयर के, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये वाली फिगर आ जाएगी 32,10,000। ठीक है, और इनकी इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स वाली कितनी थी, 12 लाख, जिसके ऊपर एनटीआर वाला टैक्स लग रहा था। और एफटीआर वाले कितने थे, 2 थे, उन दोनों का सम ले लेंगे। एक ये था बैंक प्रॉफिट एचबीएल का, और दूसरा था प्राइस बॉन्ड का। ये दोनों ले लिए, टोटल कर लेते हैं इसका, 13,80,000। और टोटल एक्सपेंसेस 82,000 के, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज कितना आ रहा है, नेट इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो ये आ रहा है 5,88,000। ये इनकी बचत है इस साल की। अब आप मुझे बताइए, अगर इनकी बचत 5,88,000 है, तो इनके प्रीवियस ईयर के एसेट्स कितने होने चाहिए, ये यहाँ पे ये आ जाएगा 5,58,000। इस हिसाब से इनके प्रीवियस ईयर के एसेट्स कितने होने चाहिए, इस 32 लाख में से 588 इस साल इंक्रीज हुआ, तो पिछले साल इनके होने चाहिए एसेट 26,52,000। अब मैं यहाँ पे 26,52,000 अगर पुट करता हूँ प्रीवियस ईयर में, और कैलकुलेट का बटन दबाता हूँ, ये देखिए अब जीरो आ रहा होगा। जब तक ये अनरिकंसाइल अमाउंट जीरो नहीं आएगा, आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा, जब तक ये जीरो नहीं आएगा आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये तो ऐसे बंदे का रिटर्न था जो पिछले साल नहीं भरा था, उन्होंने पहली बार भरा था। लेकिन अगर ये ऐसा होता कि ये नए रिटर्न होता, पिछले साल भी इन्होंने भरा होता, तो प्रीवियस ईयर के एसेट्स यहाँ शो हो रहे होते, और आपको एडजस्ट करना पड़ता फिर नेट करंट एसेट्स के अंदर। और उसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको इनके एसेट्स में जाके कैश को बढ़ा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। सही है, अब फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ से इनकी पिन जनरेट करनी पड़ेगी, चेंज पिन, पिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और पिन हम कर देते हैं 1230, 4 मरतबा जीरो, और कंफर्म पिन भी 4 मरतबा जीरो। ओके, पिन जरूरी है सबमिट करने से पहले। पिन चेंज करने का तरीका देख लिया आपने, यहाँ पे क्लिक करना है और फिर चेंज पिन में जाना है। ठीक है भाई, अब आपने सबमिट पे क्लिक करना है, और ये सबमिट नहीं होगा, पहले हमें बोलेगा पिन को वेरीफाई करो। ठीक है, यहाँ हम वो 4 डिजिट की पिन डाल देंगे, 4 मरतबा जीरो, और जस्ट जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कि सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, जो हमने काम इनकम्प्लीट छोड़ा है, मैंने कहा था वो ड्राफ्ट में मौजूद होता है, ये देखिए भाई ड्राफ्ट में नजर आ रहा है। अगर आपने इसको अभी खोलना है तो जस्ट आप एडिट पे क्लिक करें, और इसको आप खोल सकते हैं। और या तो आप इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे तो फिर नए सिरे से सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे ही हम इसको सबमिट कर देते अगर, तो कंप्लीटेड टास्क के अंदर ये वाली चीज़ उठ के यहाँ आ जाती। ठीक है, ड्राफ्ट से हटके ये यहाँ आ जाता है कंप्लीटेड टास्क में, इसका मतलब हमने फाइल कर लिया रिटर्न। ठीक है भाई,
उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी रिटर्न फाइल करने के मुतालिक। कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी सैलरी वाले बंदे का आप आराम से रिटर्न फाइल कर सकते हैं इस तरतीब पे। जो बात समझ नहीं है आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में इसको लॉग आउट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।